जग्गा रेड्डी की पत्नी निर्मला रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 5 गारंटी के साथ तेलंगाना के लोगों के जीवन की रक्षा करेगी। जग्गा रेड्डी की जीत के लिए पत्नी निर्मला रेड्डी और बेटी जया रेड्डी ने डोर टू डोर अभियान चलाया। निर्मला रेड्डी ने निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटी बताते हुए जनता से वोट का अनुरोध किया। जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी में IIT के साथ साथ कई विकास कार्यक्रम किए हैं। निर्मला रेड्डी ने कहा कि लोग जल्द ही BRS पार्टी को घर भेजेंगे, जिसने तेलंगाना को कर्ज में डुबो दिया है। उन्होंने सभी से राज्य के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने को कहा। बोराबंडा CIS विजय ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर लोगों को आश्वस्त करने के लिए फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है। वेस्ट जोन DCP के मार्गदर्शन में DCP जोएल डेविस ने बोराबंडा पुलिस स्टेशन में फ्लैग मार्च का आयोजन किया। CIS विजय ने कहा कि लोगों में यह साहस जगाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इस फ्लैग मार्च में 100 पुलिसकर्मी और कर्मचारी शामिल हुए। मेडचर जिले के शामीरपेट मंडल के तुमुकुंटा नगर पालिका में हकीमपेट फेज 2 कॉलोनी में निवासियों से एक विरोध कार्यक्रम निकाला है। लोग सड़क पर आ गए और चिंता व्यक्त की है कि कॉलोनी में सड़क नहीं है। राजू रोड से सिटी कॉलोनी निवासी पिछले 24 साल से यहां रह रहे हैं। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति है कि उन्हें कॉलोनी में न्यूनतम आवश्यकता की चीज़ें खरीदने के लिए हकीमपेट जाना पड़ता है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि कॉलोनी में सड़क की खराब हालत के कारण उन्होंने हर समय अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ती है। कॉलोनी निवासी गुहार लगा रहे हैं कि सड़क की समस्या पर अधिकारियों का ध्यान नहीं है। उन्होंने तत्काल वैकल्पिक सड़क की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मकसद से वह रविवार सुबह चीनी सीमा के पास हिमाचल प्रदेश के लेप्चा पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वहां राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाई। इसका खुलासा प्रधानमंत्री ने अपने X अकाउंट के जरिए किया। उन्होंने ट्वीट किया, हमारे बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेप्चा पहुंचे। मोदी ने देश के सभी लोगों को दिवाली संदेश दिया। मोदी ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा, सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। यह विशेष त्यौहार सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और उत्कृष्ट स्वास्थ्य लाए। हर दिवाली वे दूर दराज के इलाके में जाते हैं जहां सैनिक हैं। उनके बलिदान के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनके साथ जश्न मनाते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री की जवानों के साथ दिवाली मनाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडी पार्टी नेता कुमारस्वामी ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। साथ ही कुमारस्वामी ने तेलंगाना में CM KCR के शासन की तारीफ की। कुमारस्वामी ने शिकायत की है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले 5 गारंटी की घोषणा की थी और अब जहां भी चुनाव हो रहे वे वोट पाने के लिए इन 5 गारंटियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 गारंटी न सिर्फ फेल हो रही है बल्कि कांग्रेस पार्टी इन 5 गारंटी के नाम पर जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। कुमारस्वामी ने शिकायत की कि बीजेपी ने KCR की रैतु बंधु योजना की नकल की है। तेलंगाना के CM KCR ने इस बात की आलोचना की है कि किसानों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है और कर्नाटक में हमेशा उचित बिजली नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि यह अजीब है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में वो काम करेगी जो कर्नाटक में नहीं किया जा सकता। उन्होंने उनसे कांग्रेस पार्टी की बातों पर विश्वास न करने को कहा। भारत की पहली महिला नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली उत्सव के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जाति को संबोधित किया। राष्ट्र को सुखी एवं समृद्धि दिवाली की शुभकामनाएं। उन्होंने नागरिकों से त्यौहार के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने और जरूरतमंदों के साथ अपनी खुशियां बांटकर सुख समृद्धि फैलाने को कहा। इस त्यौहार को विभिन्न धर्मों और आस्थाओं को लोग मानते हैं। उन्होंने प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश फैलाया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह त्यौहार दयालुता, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक है। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री KCR, मंत्री KTR, APTDP के युवा नेता नारा लोकेश और अन्य ने तेलंगाना के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि दिवाली इस बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने समाज में शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय व्यापारियों और निर्माताओं का समर्थन करने को कहा।
मुख्यमंत्री केसीआर ने लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि दिवाली उन्हें दृढ़ संकल्प और गतिशीलता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा, दिवाली को हिंदू संस्कृति में सफलता का प्रतीक माना जाता है और यह हमारे जीवन में रोशनी लाती है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए पटाखे चलाते समय सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। उन्होंने त्यौहार को जिम्मेदारी से मनाने को कहा। मंत्री केटीआर ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुशी खुशी त्यौहार मनाना चाहते हैं। कहा जाता है कि दिवाली से भी बड़ा त्यौहार इस महीने की 30 तारीख को है और वह है वोटों का त्यौहार। सभी से मतदान में भाग लेने और कार चुनाव चिन्ह के लिए वोट करने को कहा और तेलंगाना को जीताने के लिए कहा गया। एपी टीडीपी के युवा नेता नारा लोकेश ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली की रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। अज्ञानता, भ्रष्टाचार, अराजकता और अहंकार के अंधेरे को दूर करता है। उन्होंने कहा कि समाज में किसी भी रूप में व्याप्त बुराई पर विजय प्राप्त करने की असली रोशनी का त्यौहार है। उन्हें सुरक्षित और खुशहाल त्यौहार की शुभकामनाएं। मंत्री केटीआर ने अचमपेट के विधायक और बीआरएस उम्मीदवार गोवाल बालराजू से मुलाकात की, जिनका शहर के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। विधायक शनिवार आधी रात अचमपेट में भरत कांग्रेस झड़प में घायल हो गए। वहां शुरुआती इलाज के बाद बलराजू को हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में वह अस्पताल गए। डॉक्टरों ने बलराज के स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूछताछ की। विधायक के परिवार के सदस्यों ने केटीआर से कहा कि उनकी लोकप्रियता के कारण ही उन पर हमला किया जा रहा है। केटीआर ने कहा कि बलराजू एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तेलंगाना आंदोलन के दौरान कई हमलों का सामना किया था। बलराज को आश्वासन दिया गया कि पार्टी उनका समर्थन करेगी, चिंता न करे। उन्होंने कहा कि वह डीजीपी से बात करेंगे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने को कहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव करीमनगर के सांसद बंडी संजय कुमार ने मैं सवाल करता रहूंगा सवाल किया कि आप मेरा गला दबाओगे। उन्होंने कहा कि वह चुनाव जीतेंगे या नहीं, इसका अंतिम फैसला जनता को करना है। उन्होंने कहा कि वह जन समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कई पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने शहर में विशाल रैली निकाली। संजय ने कहा कि भले ही उन्हें दबाने के लिए उन पर 74 मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन वह कभी नहीं डरे। उन्होंने सभी से भाजपा का समर्थन करने और उन्हें तथा पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। उन्होंने वादा किया कि बीजेपी की सत्ता में आने पर वह तेलंगाना में 2 लाख नौकरियां भरने की जिम्मेदारी लेंगे। संयुक्त निजामाबाद जिले में राजनीति रस भरी हो गई है। कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र जहां सीएम केसीआर और पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी मैदान में आ रहे हैं, वहां काफी उत्साह है। इंदौर जिले में 3 पार्टियां आमने सामने हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जहां त्रिकोणीय लड़ाई है, वहीं कुछ जगहों पर 2 तरफा लड़ाई है। जहां सभी प्रत्याशी जीत को लेकर आश्वस्त है, वहीं मतदाताओं का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। निजामाबाद जिले में किसी भी चुनाव अनोखा फैसला देने का रिवाज है। सभी पार्टियां इंतजार कर रही है कि इस बार नतीजे क्या होंगे। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हमें जनता की सरकार लानी चाहिए और सरकार की संपत्ति साझा करनी चाहिए। उन्होंने मंडल के अंतर्गत गांधीनगर अनंत सागरम बोपारम गांव में चुनाव प्रचार किया। इस अवसर पर यदि तेलंगाना संयुक्त राज्य से बेहतर रहना चाहता है तो वह सपना तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक कि रईसों ने लोग के संसाधनों को लूटकर करोड़ों रुपए वापस नहीं लेकर नहीं आते। आदिलाबाद से खम्मम तक पदयात्रा के दौरान उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से बात की और लाए लोगों द्वारा उठाई गई समस्याओं के समाधान के लिए 6 गारंटी। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के 100 दिन के भीतर इन्हें लागू किया जाएगा। वे चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि सिंचाई परियोजना में हुए हर भ्रष्टाचार के लिए केसीआर का परिवार जिम्मेदार है। मेडीगड्ढा परियोजना की आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर आलोचना की गई और कहा गया है कि मेडीगड्ढा परियोजना केसीआर के भ्रष्टाचार का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान धर्मपुरी क्षेत्र का धन मिला और विकास हुआ। वहीं उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस राज्य में सत्ता में आएगी और 6 गारंटी लागू करेगी। अगर तेलंगाना में बदलाव लाना है तो उन्होंने लोगों से कांग्रेस को सत्ता में लाने का आह्वान किया। खबर है कि पुलिस ने शहर के बाहरी इलाके इब्राहिमपट्टनम में फार्म हाउस पर छापा मारा और रेव पार्टी को भंग कर दिया है। यह फैलाया जा रहा है कि यह रेव पार्टी बिग बॉस फेम और एक्ट्रेस हिमाजा के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। फिलहाल ऐसे अफवाहें हैं कि हिमाजा समेत 11 फिल्मी सितारों और बिग बॉस सेलिब्रिटीज को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिमाजा ने हाल ही में इस खबर पर प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार अपने घर में दिवाली मनाई। उन्होंने अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ पार्टी की। इस बात को सोचकर कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आकर उनके घर की तलाशी ली, उसमें हमने भी सहयोग किया, लेकिन कुछ लोग इसे रेव पार्टी के रूप में गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। वह घर पर है। उन्होंने कहा कि जब खुशी से दिवाली मना रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन में रखा गया।
इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कृपया इस पर विश्वास न करें, उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के साथ स्पष्ट किया। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक व्यापारी को पार्सल में बंदूक की गोली भेजकर मांगी गई रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। उनके पास से एक बंदूक, एक कार, 3 सेलफोन और 10,000 रुपये नकद जब्त किए गए। हस्तिनापुरम के वृंदावन कॉलोनी की रहने वाली मंदा मोहन रेड्डी चंद्रायनगुट्टा में MRF टायर शोरूम चलाता है। 12 तारीख को एक ऑटो ड्राइवर उनके लिए एक कवर लेकर आया। जब उसने उसे खोला तो उसमें बंदूक की गोली के साथ एक पत्र मिला। इसके बाद से ठगों ने मोहन रेड्डी को फ़ोन करना शुरू कर दिया और 50 लाख रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद मोहन रेड्डी ने चंद्रायनगुट्टा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यहाँ तक कि चंद्रायनगुट्टा ACP मनोज कुमार की देखरेख में CI गुरुनाथ और DI रघु कुमार ने जाँच की और जाँच शुरू की। बंडलागुड़ा मोहम्मद नगर निवासी फिरोजबान और पटेल नगर निवासी पेशेवर ड्राइवर सालंकी विठल राव को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक बंदूक और सेलफोन जब्त किए गए। खुलासा हुआ है कि टायर कारोबारी फिरोज खान को कारोबार में भारी घाटा हुआ। मोहन रेड्डी को वित्तीय समस्याओं से बाहर निकालने के लिए धमकी देकर पैसे इकट्ठा करने की योजना बनाने वाले फिरोज खान ने एक अन्य आरोपी विठल राव के साथ मिलकर कहा कि उन्हें ऋण वसूली एजेंटों से मौत की धमकी का सामना करना पड़ रहा था। विठल राव ने आत्मरक्षा के लिए एक बंदूक दी। पता चला कि 80,000 देकर वह नासिक गया और बंदूक खरीदी। इसके बाद खुलासा हुआ है कि मोहन रेड्डी को गुप्त रूप से गोली भेजने वाले फिरोज खान ने पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी। भारतीय सरजमी पर 5 अक्टूबर से शुरू हुए ICC वनडे वर्ल्ड कप का आखिरी लीग मैच आज खेला जा रहा है। इस मैच में मेजबान टीम भारत और नीदरलैंड्स आमने सामने है। टीम इंडिया अब तक 8 मैच खेलकर 8 जीते और अटूट रिकॉर्ड के साथ रिंग में उतर रही है। खेले गए 8 मैचों में से 2 जीत के साथ नीदरलैंड्स अंक तालिका में सबसे नीचे। टीम इंडिया की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए नीदरलैंड की स्थिति का अंदाजा लगाना आसान है। टूर्नामेंट में सेमीफाइनल पहले ही तय होने के कारण आज का मैच औपचारिकता है। इस लड़ाई का आयोजन स्थल बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम में। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। इस मैच के लिए टीम इंडिया और नीदरलैंड को टीमें बिना किसी बदलाव के रिंग में उतरी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक निर्माणाधीन सुरंग ढह गई। इससे 36 मजदूर उसमें फंस गए। ब्रह्माकाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडला गांव तक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। सुरंग के अचानक ढह जाने से करीब 36 मजदूर अंदर फंस गए। उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मलबे ने उन्हें पूरी तरह से ढक दिया था। सूचना मिलने के बाद केंद्र और राज्य की आपदा टीमें मौके पर पहुंची। सुरंग के समानांतर ड्रिलिंग करके सुरंग में पाइप के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मलबा हटाया जा रहा है। उत्तरकाशी के SP अर्पण यदुवंशी ने बताया कि पूरी प्रक्रिया होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि सुरंग शुरुआत से 200 मीटर दूर ढह गई। इस घटना में अभी तक कोई घायल नहीं हुआ है और फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। एक फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में एक इनक्यूबेटर में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई। इजरायली बलों द्वारा दागे गए रॉकेट की चपेट में आने से आपातकालीन विभाग में इलाज करा रहे एक घायल व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल के अंदर उम्मीद से भी बदतर हालात है। इससे पहले फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि बिजली आपूर्ति बाधित होने से 39 शिशुओं की जान खतरे में है। क्या हम सोच सकते हैं कि कोई हवाई जहाज सड़क पर चल रही हो और किसी कार से टकरा जाएगा? लेकिन अमेरिका में ऐसा ही हुआ। अमेरिका में एक स्थान पर एक विमान सड़क पर जा रही एक कार से टकरा गया। यह घटना टेक्सास के मैकिनी में हुई। एक बुली लॉन्चर IVP प्रॉप जेट विमान ने स्थानीय एयर काउंटी हवाई अड्डे के रनवे से उड़ान भरी, लेकिन तुरंत पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान रनवे के अंत तक पहुंच गया लेकिन रुका नहीं। परिणाम स्वरूप यह बॉन्ड को पार कर गया और सड़क पर कार से टकरा गया। आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। पायलट, यात्री और कार चालक को बचा लिया गया। उनमें से एक को मामूली चोटों के कारण अस्पताल ले जाया गया। अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। जिस सड़क पर हादसा हुआ वह सड़क कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 119 निर्वाचक क्षेत्र में 5,716 नामांकन दाखिल किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 4,798 उम्मीदवारों ने 5,716 नामांकन दाखिल किए। नामांकन की अंतिम तिथि इस महीने की 10 तारीख थी, लेकिन कुछ उम्मीदवारों ने नामांकन के 2 सेट दाखिल किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि गजोल में 154, मेचल में 127, कामारेड्डी में 104 और मुनुगुडु में 90 नामांकन दाखिल किए गए। नामांकनों की जांच कल होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। दिवाली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है जो हर किसी के जीवन को रोशन करता है और उत्सव के माहौल को बढ़ाता है। हालांकि यह शुभ दिन अयोध्या शहर में एक दिन पहले मनाया जाता है। सरयू नदी के तट पर जलाए गए दीपों ने एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है।
जय श्री राम मंदिरम जल्द ही शुरू होगा। जश्न शुरू हो चुका है। सरयू तट पर 51 घाटों पर 22 लाख से ज़्यादा दीपक जलाए गए। इस दीपोत्सव में 25,000 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और 22 लाख से ज़्यादा दिए जलाए। हालांकि पिछले साल 15.76 लाख दीपक जलाए गए थे और इस साल रिकॉर्ड टूट गया है। एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों को एक समूह ने कार्यक्रम में भाग लिया और ड्रोन कैमरे से जलाई गई रोशनी की गिनती की। विश्व रिकॉर्ड की पुष्टि करते हुए गिनीज प्रमाण पत्र यूपी के मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया गया।